Solids, liquids, and gases differ from each other on the basis of all the following except कह रहे हैं कि जो सारे ऑप्शंस हमें गिवन है उन सब के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस को डिफर कर सकते हैं एक्सेप्ट मीन्स कोई एक चीज़ ऐसी है जो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके बेसिस पे हम डिफर नहीं कर सकते सॉलिड लिक्विड और गैसेस को। सॉलिड में हमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। गैसेस में मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। स्पेसेस भी दरमियान इनके डिफरेंट है। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम स्पेस है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमें काफ़ी स्पेस नजर आ रही है। वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट होती है। गैसेस के अंदर क्या होता है, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनकी वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है इनके मॉलिक्यूल्स के एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड्स के। ठीक है, तो मीन्स बी, सी और डी, इन तीनों ऑप्शंस के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते थे एक्सेप्ट ए, साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमसे पूछा है कि हर किसी के बेसिस पे हम कर सकते हैं सिवाय साइज ऑफ पार्टिकल्स के। हम हर मीन्स वेलोसिटी, स्पेस और अरेंजमेंट के बेसिस पे हम गैस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sulfur dioxide and methane gas have different rates of diffusion at a fixed temperature because they both have different molecular masses. B इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, मीथेन गैस इज CH4। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, मीथेन गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर दिया। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मासेस पर डिपेंड करता है। जो गैसेस लाइटर होती हैं वो पहले डिफ्यूज होती हैं, जो हैवियर होती हैं उनकी निस्बत। मीन्स मीथेन पहले डिफ्यूज होगी एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, ज़्यादा है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कम है। तो इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों अलग है, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। द गिवन डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ, हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें बंसन बर्नर क्या है, ओपन है, मीन्स यहाँ से हीट ऊपर की तरफ जा रही है जिसकी वजह से इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है कन्वर्ट हो रही है प्योर सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड में। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, मीन्स सॉलिड के बाद लिक्विड फिर गैस नहीं, डायरेक्टली गैस के अंदर, तो वो प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में। ठीक है, और ए रॉन्ग है। बॉइलिंग में आपको पता है क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में। मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, और कंडेंसिएशन में गैस कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड में। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज करते हैं, मीन्स जब लिक्विड की हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड में। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आगे डायग्राम में। जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब हम सॉलिड को एनर्जी देते हैं या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब हम लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या उसमें एनर्जी डालते हैं तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना था, मीन्स हमें यहाँ जाना था, तो ये कैसे हो रहा है, बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, इंक्रीजिंग कोलिजन और इंक्रीजिंग वॉल्यूम से लिक्विड कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा सॉलिड्स में। ठीक है, और डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, गैसेस में, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, दैट इज बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, at constant temperature and pressure, which of the following gas molecule will diffuse the fastest through the air? यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके दिखाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। हमें एटॉमिक मासेस गिवन है, ठीक है, और हमें पता है जो लाइटेस्ट गैस होती है वो फास्टेस्ट डिफ्यूज होती है।
ठीक है, और डिफ्यूजन डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास में। तो हमें मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने होंगे ताकि हमें पता चले सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। 16 मुझे एटॉमिक मास गिवन था क्वेश्चन में और नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के 2 थे। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास क्या ऑक्सीजन का 32। इसी तरह मैंने क्लोरीन का कैलकुलेट किया। तो क्लोरीन का मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है 71। वो कैसा है 35.5। मुझे एटॉमिक मास क्लोरीन का क्वेश्चन में गिवन था और नंबर ऑफ एटम्स 2 थे। इसी तरह मैंने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट किया और मैंने मीथेन का कैलकुलेट किया। नाइट सबके एटॉमिक मासेस मुझे क्वेश्चन में गिवन थे। मीथेन में कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के एटम्स कितने 4। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है हमारे पास, मीथेन है CH4। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है। जो लाइटेस्ट गैस होगी वो सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूज होगी एयर में, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द प्रेशर ऑन द गैस विल बी। सबसे पहले तो आपको बॉयस लॉ का स्टेटमेंट याद होना चाहिए जो कहता है वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता था, तो बी और डी गलत हो गए, सेम भी नहीं रह सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा था बी डबल। बट फिर भी कभी आपको नहीं समझ में आता इस तरह, तो अगर आपको उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन याद हो तो जस्ट पुट दी वैल्यू। जैसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। तो सपोज पहले वॉल्यूम 1 था, तो मैंने जब 1 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास प्रेशर क्या रहा है 1। अगर मैं वॉल्यूम को रिड्यूस टू हाफ कर देती हूँ, मीन्स 1 है तो फिर रिड्यूस होकर हाफ हो गया 0.5 हो गया। तो जब मैं 1 को 0.5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या था 2। तो पहले प्रेशर 1 था, अब क्या हो गया प्रेशर 2, मीन्स प्रेशर डबल हो रहा है। तो आपको कभी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं समझ में आता तो जस्ट पुट दी वैल्यू जिससे आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है ए, दैट इज pressure on the gas will be doubled. Next question. Which of the following substance does not have a fixed volume and can be compressed? कह रहे कि इनमें से किसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो शुगर क्या होता है आपको पता है सॉलिड है, तो इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये हमारा ऑप्शन है। हनी और केरोसिन ऑयल क्या है, लिक्विड है, उनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं। तो हमारा आंसर क्या है वाटर वेपर्स, क्योंकि वो गैस होते हैं, तो गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कैन बी कंप्रेस्ड। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज वाटर वेपर्स।